हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलो, आज अपने पहुंच गए हैं डे 17 और 18 पे। ठीक है, इस संडे को आपका टेस्ट है और उस तक पूरी पॉलिटी जो है वो अपनी कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें अपने राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी है, उन दोनों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 17 और 18 वाले जो टॉपिक है एक साथ ले लिए, और ज़्यादा बल्कि थे भी नहीं है, सिंपल से हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है, राज्य अपना मानवाधिकार आयोग है, एक ये टॉपिक था। स्टेट इलेक्शन कमीशन है, एक टॉपिक ये है, यानी राज्य चुनाव आयोग। लोकायुक्त जो संस्थान है वो राज्य जो अपना आरपीएससी है, लोक सेवा परिषद, सॉरी कमीशन। और उसके अलावा दो अपने एक्ट हैं, जो राजस्थान पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट और जन सुनवाई अधिकार अधिनियम। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं इसके ऊपर आज अपने डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम होते हैं उनसे एक एक क्वेश्चन अपनों ने पिक किया है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग राज्य में मानवाधिकार सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण संस्थान है, किंतु इसकी प्रभावशीलता सीमित बनी हुई है। आयोग के कार्य, शक्ति और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। अब देखो, चाहती तो मैं क्वेश्चन आपसे सीधा बोल देती थी कि राजस्थान जो मानवाधिकार आयोग है उसके आप कार्य, शक्तियां और चुनौतियां बताओ। लेकिन मैंने जानबूझ के मैं हर क्वेश्चन के अंदर एक लैंग्वेज बनाती हूँ, क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना अब बहुत कम है। वो लैंग्वेज बना के ही आएगा, और ये जो फर्स्ट लाइन होती है वो कई बार हमें दबाव में डाल देती है। तो आपको क्लास में इस चीज की आदत हो जाए कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं, उसके ऊपर फोकस अपना हो जाए। इस वजह से मैंने एक लैंग्वेज बना के आपको क्वेश्चन दिया है। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछा है। ठीक है, राजस्थान जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। वो बोल रहा है कि मानवाधिकार सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण संस्थान है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस सीमित है। यानी कि ये चुनौती पूछ रहा है या लिमिटेशंस पूछ रहा है, या इसके जो कार्य जो है उसमें आने वाली बाधाओं को पूछ रहा है। आयोग के कार्य बताने अपने को, शक्तियां बतानी है और चुनौतियां बतानी है। इन तीनों का अपने को एनालिसिस करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब अपने आंसर पे आते हैं। तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जितने भी अपने प्री वाले फैक्ट्स अपनों ने याद किए ना, कोशिश किया करो इंट्रो में ही डाल दो उसको। बेस्ट इंट्रो हो जाएगा रेडी आपके पास। जो आरएस वगैरह के एग्जाम होते हैं, यानी स्टेट जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं, उनके अंदर फैक्ट का वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। एनालिसिस बॉडी के अंदर कर रहे हो ठीक है, लेकिन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है हमें देनी होती है। इसकी स्थापना कब हुई, कितनी तारीख को हुई, पहला ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसके अध्यक्ष कौन थे, इत्यादि, अभी कौन है, ये सब अगर आप लिखोगे तो उनको लगेगा कि आपके पास नॉलेज है। तो ट्राई करो इंट्रो में डाल दो। इसमें अपने डाला कि 93 का जो अधिनियम है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, उसके अंतर्गत वर्ष 2000 में इसका गठन किया गया। इसका उद्देश्य राज्य में जो नागरिक है उनके जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े हुए अधिकारों की रक्षा करना है। इसमें एक बार संशोधन भी हुआ है इस अधिनियम के अंदर, वो 2006 के अंदर हुआ था। उसके अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होंगे प्लस 2 सदस्य होंगे, यानी 1+2 की संरचना ये फॉलो करता है। ठीक है, वर्तमान में आयोग के जो अध्यक्ष न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी है। तो ऐसे आप फैक्ट्स जो है आप डाल दो, चाहो तो लैंग्वेज बना के, चाहे पॉइंट फॉर्म में डाल दो। तो ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स देंगे। जितने ज़्यादा फैक्ट उतने ज़्यादा मार्क्स, क्योंकि उनके पास भी एक ब्लूप्रिंट रहता है, कोई कीवर्ड देते होंगे उन्हें भी, क्योंकि हर एग्जामिनर को मिलता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आरपीएससी यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यहाँ पे भी हम लोग टेस्ट कॉपी चेक करते हो। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अपने को मिलता है, उसके अंदर ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है, तो वो मैच हो जाएगी तो वो अच्छे नंबर आपको देंगे। फिर अपने आते हैं मेन बॉडी पे। आयोग के प्रमुख कार्य जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि नाम इसका मानवाधिकार आयोग है। तो जो राज्य के जो नागरिक है उनके मानवाधिकारों की रक्षा करना। मानवाधिकार अगर उल्लंघन होता है तो उनकी शिकायतों को स्वतः संज्ञान सुमोटो से भी देख सकता है, या फिर आवेदन है, अगर किसी ने आवेदन दिया है कि मेरे मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो उनकी जांच करना इसका काम है। राज्य सरकार या कोई भी प्राधिकरण, यानी कोई भी गवर्नमेंट बॉडी होती है, उसके विरुद्ध जांच की एडवाइस यानी अनुशंसा कर सकता है। जेल, संरक्षण गृह और सुधार गृहों का निरीक्षण करना इसका कार्य। मानवाधिकार मामलों में न्यायालय के अंदर भी हस्तक्षेप कर सकता है। सरकार को मुआवजे और दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश, ये ध्यान रखना, सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, दंड दे नहीं सकता, मुआवजा दिलवा नहीं सकता। मानवाधिकार के प्रति जन जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सब इसके काम है। सेम ही है जो सेंटर वाले के हैं, बस जो क्षेत्राधिकार है सेंटर वाले का पूरे इंडिया में रहता है, और स्टेट वाले का स्पेसिफिकली जो है
राज्य के अंदर रहता है, राजस्थान के। अब इसकी शक्तियां क्या है, तो सिविल न्यायालय की पावर है इसके पास, जैसे गवाह बुला सकता है, दस्तावेज मंगवा सकता है, शपथ पर बयान लिए जा सकते हैं। दूसरा, राज्य सरकार को रिपोर्ट तलब करने की शक्ति इसके पास है। तीसरा, मानवाधिकार उल्लंघन पर मुआवजे की अनुशंसा कर सकता है। चौथा, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन से कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त करने का इसके पास अधिकार है। अब इसकी चुनौतियों पे आते हैं, या हम बोल दो सीमा, या फिर इसके कार्य में आने वाली बाधाएं, या फिर अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है एक टूथलेस टाइगर है, यानी दंतविहीन एक बाघ की तरह है, यानी इसके पास पावर्स तो हैं, मतलब कार्य तो हैं, थोड़ी थोड़ी शक्तियां में, पर पावर्स मतलब एक्चुअल पावर्स उसमें नहीं है। तो उसके ऊपर अपने आते हैं। तो आयोग के जो आदेश हैं वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ एडवाइस देता है, यानी एडवाइजरी बॉडी है। इसकी जो एडवाइस है बाइंडिंग नहीं है, मानना जरूरी नहीं है, विभाग माने या ना माने उसकी मर्जी है। कार्मिक लोग हैं, वर्कफोर्स है, उनकी कमी है, सीमित बजट आता है, टेक्नोलॉजी का जो रिसोर्सेस है उनका अभाव है। ये तो आप किसी भी बॉडी के बारे में लिख सकते हो, ये कॉमन एक पॉइंट है, तो आप इसको याद कर लेना। बड़ी संख्या में शिकायतें मिलती है लेकिन त्वरित निस्तारण की व्यवस्था कमजोर है। पुलिस और प्रशासनिक उदासीनता बहुत देखने को मिलती है। ठीक है, कई मामलों में अनुशंसाओं को गंभीरता से नहीं लागू किया जाता। सीमित क्षेत्राधिकार है, जैसे सशस्त्र बल है, तो उनसे जुड़े मामलों की जो सीधी जांच है उसकी पावर नहीं है इस आयोग के पास। और नियुक्ति प्रक्रिया जो है उसमें भी स्वतंत्रता की कमी है। अपने पढ़ते हैं कि जो नियुक्ति प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि जो नियुक्त करने वाली समिति होती है उसमें सारे पॉलिटिकल मेंबर्स होते हैं जो पावर के अंदर है। प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अब हम कुछ सुझाव तो देंगे, यानी वे फॉरवर्ड देंगे। देखो, आयोग को अर्ध न्यायिक दंडात्मक शक्तियां दे देनी चाहिए। हम नहीं बोल रहे कि फुल फ्लेश पावर दे दो, बट कुछ पावर्स तो दो। अनुशंसाओं को बाध्यकारी बनाने की विधायी व्यवस्था होनी चाहिए, डिजिटल शिकायत प्रणाली होनी चाहिए, और फास्ट ट्रैक ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स की स्थापना होनी चाहिए। स्पेसिफिक जो फास्ट कोर्ट होने चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए जो ह्यूमन राइट्स के जुड़े मामलों को देखेंगे। स्वतंत्र नियुक्ति प्रक्रिया होनी चाहिए और पर्याप्त बजट इसको मिलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पता ही नहीं होता है कि मानवाधिकार है क्या, मूल अधिकार ही नहीं पता, मानवाधिकार तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में इससे रिलेटेड जागरूकता जो है होनी चाहिए। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं कि ये जो आयोग है मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। एक्चुअली में संवैधानिक नहीं है, सांविधिक संस्था है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता अब भी प्रशासनिक निर्भरता, सीमित शक्तियों और संसाधनों की कमी से बाधित है। यदि इससे अधिक हम स्वायत्तता दे दें, इसे सशक्त कर दें और संसाधन युक्त बना दें, तो ये राज्य में न्याय, गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्य हैं इनका रक्षक बनकर उभर सकता है। इस तरीके से अपने को इसको कंक्लूड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। राजस्थान जो लोकायुक्त है राज्य प्रशासन के अंदर पारदर्शिता और जवाबदेहिता दोनों को मजबूत करता है, लेकिन कानूनी सीमाएं इसके प्रभाव को कम कर देती है। विश्लेषण करना है अपने को इस चीज का। क्वेश्चन पूछा है अपने से लोकायुक्त, ये खुद बोल रहा है कि पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बनाने के लिए इसका गठन किया गया है, लेकिन इसकी सीमाएं जो है इसके प्रभाव यानी इफेक्टिवनेस को कम कर देती है। यानी कि इसके पास पावर्स तो है लेकिन उसमें कुछ चुनौतियां भी है, जिसकी वजह से जो हम चाह रहे थे वो आउटकम इसका नहीं मिल पा रहा है। सेम वही पैटर्न पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि अपना इसमें सारी चीजें कवर हो जाती है। इसके बारे में इंट्रो, इसके बारे में इसकी थोड़ी पावर, इसका कुछ क्षेत्राधिकार और इसकी सीमाएं, और फिर कंक्लूजन वे फॉरवर्ड के साथ। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुशासन के मूल स्तंभ है, और इन्हीं मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान के अंदर लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार, कदाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच करना है। ठीक है, अब इसके अंदर हम बताएंगे कि क्या क्या काम करता है। जैसे भ्रष्टाचार की जांच करता है, अब हम इसमें क्षेत्राधिकार बताएंगे। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करना। प्रशासनिक निर्णयों में निष्पक्षता और ईमानदारी सुनिश्चित करने का प्रयास।
स्वतः संज्ञान लेने की यहाँ पे पावर होती है, यानी सुमोटो पावर होती है, खुद से जो है कोई भी मामले को ये देख सकते हैं। गंभीर जनहित के मामलों में लोकायुक्त स्वतः संज्ञान लेकर जांच कर सकता है। फिर नैतिक प्रशासन को बढ़ावा मिलता है। जो लोक सेवक हैं उनमें नैतिक भय यानी मोरल फियर उत्पन्न करने के लिए लोकायुक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। जन शिकायत निवारण का प्रभावी एक मंच है कि आमजन कहाँ शिकायत करे, तो उनके पास एक बॉडी है, एक संस्था है, लोकायुक्त, वहां वो कर सकते हैं। सुशासन को मजबूती देने के लिए ये सरकार को सिफारिशें देता है, लेकिन इसकी कुछ कानूनी सीमाएं हैं जो प्रभावशीलता को कम करती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका क्षेत्राधिकार। ये आप लिख लो। अब आप प्री के लिए भी इसको याद कर लेना कि कौन कौन इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, कौन कौन इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते। फिर इसकी जो जितनी भी रिकमेंडेशंस होती हैं, एडवाइस, जो भी ये सलाह देता है वो सलाहकारी है, ये बाध्यकारी नहीं होता। लोकायुक्त के निर्णय जो है बाध्यकारी नहीं होते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्वतः अभियोजन की शक्ति का अभाव है, लोकायुक्त स्वतः किसी को दंडित या अभियोजित नहीं कर सकता, ये एक प्रॉब्लम है। राज्य सरकार पर कार्यवाही की निर्भरता, यानी पूरी तरह से सरकार की इच्छा पे इसकी डिपेंडेंसी है। वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्ता में कमी है, बजट जो है अभी भी बहुत लिमिटेड प्राप्त होता है और बहुत दायरा सीमित है, जैसे न्यायपालिका, सशस्त्र बल और बहुत सारे संवैधानिक पदों पर सीधी जांच का अभाव है। फिर बहुत ज्यादा मामले जो हैं इसके अंदर पेंडिंग है, मामलों की संख्या अधिक हो चुकी, निपटारे की गति जो है वो धीमी है। और अगर हम राजस्थान के संदर्भ में स्पेसिफिकली बात करें तो कई भ्रष्टाचार मामलों में जांच के बाद भी दंडात्मक कार्यवाही नहीं हो पाई। राजनीतिक प्रभाव और प्रशासनिक शिथिलता की वजह से लोकायुक्त की जो सिफारिशें हैं वो कागजी कार्यवाही बन के रह जाती है। ठीक है, इससे जनता का विश्वास जो है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब हम वे फॉरवर्ड यानी इसका सोल्यूशन बताएंगे। जैसे हम अब जो कमियां होती हैं वहीं से अपने को सुझाव देने होते हैं, यानी कि जैसे अगर इसकी कोई भी सलाह है वो सिर्फ मतलब एक सलाहकारी निकाय है तो उसको हम बाध्य बना देंगे, तो ये एक सोल्यूशन हो गया। इसी तरीके से आपको सोल्यूशन निकालना है। लोकायुक्त को सीमित दंडात्मक और अभियोजन शक्तियां मिलनी चाहिए। इसकी सिफारिशों को बाध्यकारी बनाने के लिए विधायी संशोधन किया जा सकता है। पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए। डिजिटल शिकायत प्रणाली और समयबद्ध निस्तारण व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। लोकायुक्त और एसीबी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नियुक्ति प्रक्रिया को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करना चाहिए। तो ये सारी जो है हम लोगों ने सिफारिशें कर दी कि इससे ये और सुदृढ़ हो जाएगा। राजस्थान लोकायुक्त राज्य प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता स्थापित करने के लिए सशक्त नैतिक प्रहरी है। संस्थागत और विधायी सुधार किए जाएं तो लोकायुक्त राज्य में सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का सबसे प्रभावशाली स्तंभ बन सकता है। इस तरीके से हमें कंक्लूड करना था इसको। अब थर्ड क्वेश्चन है कि भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में आरपीएससी की भूमिका का हमें मूल्यांकन करना है। भविष्य में आरपीएससी को एक अधिक स्वायत्त, पेशेवर और पारदर्शी संस्था बनाने के लिए हमें सुझाव भी देने हैं, यानी अभी तक एक तरीके से क्या किया है, क्या पावर है और आगे क्या करना चाहिए। तो मैंने बताया आपको इंट्रो में ही सारी की सारी आप पावर्स लिख दो, सारे फैक्ट्स लिख दो। आरपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के रूप में काम करता है, जैसे यूपीएससी करता है सेंटर में। स्थापना 20 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश के माध्यम से हुई थी। संविधान के भाग 14 के अंदर है और 315 से 323 तक इसकी संरचना, शक्ति, कार्य और स्वतंत्रता का उल्लेख है। ये सारे फैक्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इंट्रो में डाल दो। आरपीएससी राज्य की जो सेवाएं हैं उसके अंदर नियुक्ति के लिए जो है परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। ये सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती की पद्धतियों, पदोन्नति और स्थानांतरण, यानी ये चीजें भी देखते हैं कि भाई जो भर्ती की पद्धति है वो कैसी है, प्रमोशन, ट्रांसफर्स, उन सब के सिद्धांतों और उम्मीदवारों की उपयुक्तता से संबंधित सभी मामलों पर परामर्श देता है, सरकार को एडवाइस देता है। आयोग के कामकाज को राजस्थान लोक सेवा विनियम 1951 और राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम विनियम 1963 जैसे नियमों द्वारा भी विनियमित किया जाता है। यानी एक्ट तो होता ही है या फिर आप पे अनुच्छेद होते हैं जिसके तहत आपको काम करना होता है, उसके अलावा कुछ नियम विनियम जो है, लॉज, बाय लॉज, रूल्स वगैरह, रेगुलेशंस, वो सब इसके अंदर आपको बताई हुई। निष्पक्षता और स्वायत्ता सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान जो है आरपीएससी के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित जो है उपाय किए गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया है,
मतलब आपको कार्यकाल की जो है सुरक्षा मिली है, एक पर्टिकुलर तरीका बताया हुआ है कि इस तरीके से ही जो है आयोग के जो सदस्य हैं और चेयरमैन को हटाया जा सकता है। अध्यक्ष और सदस्य उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है संवैधानिक तरीके और आधारों पर। जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और सुप्रीम कोर्ट की जो भी सलाह होती है या फिर जो भी उनका डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और उसके तहत राष्ट्रपति उन्हें हटा देते हैं। निष्कासन के आधार क्या होते हैं भाई, वो भी फिक्स किए हुए हैं। दिवालिया हो जाए, भुगतान वाली अन्य नौकरी में चले जाए, मानसिक शारीरिक दुर्बलता के कारण इन्हें हटाया जा सकता है, या फिर कदाचार जैसे दुर्व्यवहार बोलते हैं, उसके अंदर जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और उसकी सलाह पर राष्ट्रपति जो है सदस्यों को और चेयरमैन को हटा सकते हैं। सेवा शर्तों के अंदर परिवर्तन की अगर हम बात करें तो अलाभकारी तरीके से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वित्तीय स्वायत्तता इनको दी गई है। इनके जितने भी वेतन भत्ते होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के ऊपर भारित है। पुनर्नियुक्ति पर इनके प्रतिबंध है, कहीं और अदर जॉब ये नहीं कर सकते। ये सारी चीजें जो है ये इसे बहुत स्वतंत्र निकाय बनाती। चुनौती और सीमाओं का थोड़ा सा मूल्यांकन करते हैं। यदि सरकार भर्ती से संबंधित मामलों को आरपीएससी से परामर्श करने में विफल रहती है तो पीड़ित लोक सेवक के पास अदालत में कोई उपाय नहीं है। ठीक है, यानी अगर गवर्नमेंट है उसने भर्ती से संबंधित मामले में आरपीएससी से परामर्श नहीं लिया तो इस बात पे कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि आरपीएससी से डिस्कस नहीं किया। भविष्य के अंदर आरपीएससी को अधिक पेशेवर और पारदर्शी बनाने के लिए जो सुझाव है उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की जो स्वतंत्रता है और निष्पक्षता है उसको बनाए रखने के लिए, ठीक है, जितने भी हमने, पहली बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें बना रखी है उनको सख्ताई से उनका पालन करवाना चाहिए। ठीक है, फिर कार्यकाल समाप्त होने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई भी नियुक्ति के लिए जो पात्रता नहीं है, मतलब पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, उसको उनको एप्लीकेबल करना चाहिए। आयोग के कार्य संचालन को विनियमित करने वाले जो राजस्थान के जो नियम और विनियम अधिनियम बने हुए हैं 1963 के, ऐसों का सख्त और पारदर्शी क्रियान्वयन जो है वो किया जाना चाहिए। मतलब कुल मिला के इन्होंने ये बोला है कि जितने भी जो है अनुच्छेद हैं संविधान के और जो नियम उपनियम बने हुए हैं उनकी पालना की जानी चाहिए। उसके अलावा और क्या क्या इसके अंदर सुझाव मतलब आप दे सकते हो, आप अपने पर्सनल सुझाव भी दे सकते हो। जैसे कि ये अपनी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को देता है। गवर्नमेंट का कहने का मतलब है विधानसभा में, वो भी एडवाइजरी नेचर की होती है, वो भी सलाहकारी होती है, तो उसको उसकी भी पावर जो है बढ़ानी चाहिए। उसके ऊपर एक्ट होना चाहिए जो भी रिपोर्ट आरपीएससी देती है गवर्नमेंट को। उसके अलावा जो डिजिटल और फिजिकल इंफ्रा होता है उसको हमें बढ़ाना होगा। ठीक है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अपने देख रहे हैं साइबर अटैक जैसी प्रॉब्लम्स आ रही है। साइबर एक्सपर्ट्स हमें रखने पड़ेंगे, साइबर विशेषज्ञ जो है वो आयोग के अंदर रखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में तमिलनाडु मॉडल एक है, इसको हम एडेप्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर चेयरमैन को भी नहीं पता होता लास्ट तक कि कौन सा पेपर जो है बच्चों को मिलने वाला है भर्ती प्रक्रिया के अंदर। तो ऐसे कुछ आप खुद के सुझाव या जो न्यूज़पेपर में आते हैं वो चीज़ भी मेंशन करना, ये तो चलो ठीक है कि जो ऑलरेडी प्रोविजंस हैं उनका बेटर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, बट ये चीज़ें जो है ना ये आपको यूनिक बनाएंगी। इस तरीके की चीज़ें आप ज़रूर मेंशन करना है इसके अंदर। नेक्स्ट अपने आते हैं, ये तो हो गया एक तरीके से सेम ही रिपीट कर दिया इन्होंने। अब अपने आते हैं आज का जो मेन क्वेश्चन है उसके ऊपर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम जो है एसआईआर जिसको हम बोलते हैं, मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहल है, किंतु इसके क्रियान्वयन के अंदर कई व्यवहारिक चुनौतियां सामने आई है। एसआईआर प्रोग्राम सुना है आप लोगों ने? एसआईआर
अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा है, इंटरव्यू में भी पूछ रहे हैं लगभग सब। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये कार्यक्रम जो है मतदाता सूची की जो शुद्धता होती है और चुनावी विश्वसनीयता जो है उसको बढ़ाने के लिए एक पहल है। यानी कि जो अपनी मतदाता सूचियां हैं एक तरीके से उसको अपडेट करने का ये प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है। और उसकी बैकबोन है वो बीएलओज है। बीएलओज बहुत चर्चा में है अभी, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्यधिक कार्यभार है, उनकी डेथ हो रही है, प्रेशर फील कर रहे हैं, हर कोई इसके बारे में डिस्कस कर रहा है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि ये अच्छी पहल है लेकिन इसमें व्यवहारिक चुनौतियां सामने आ रही, तो अपने को आलोचनात्मक यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें इसके अंदर बतानी है। तो सबसे पहला बेस्ट इंट्रो है कि आप बताओ उनको कि आपको पता है एसआईआर क्या है, उसके बारे में इंट्रो देते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम जो है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता, यानी कि जो अपनी मतदाता सूची है एकदम प्योर हो, अपडेटेड हो, ट्रांसपेरेंट हो और उसकी विश्वसनीयता जो है वो बढ़ाई जाए, उसके लिए चलाया गया था। एक विशेष अभियान है। इसके अंदर क्या होता है कि मृत, स्थानांतरित, फर्जी और दोहराए गए मतदाताओं का नाम हटा दिया जाता है और एक त्रुटि रहित यानी कि कोई भी एरर नहीं रहे उस लिस्ट में, ऐसी मतदाता सूची तैयार की जाती है। क्योंकि देखो अब लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसका लोकतंत्र का आधार फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, वो सबसे जरूरी है लोकतंत्र के लिए। और उसके लिए भी तो जरूरी है ना कि जो हमारी मतदाता सूची है वो एकदम प्योर हो, वो एकदम अप टू डेट हो। उसको अप टू डेट करने के लिए एसआईआर प्रोग्राम जो है चलाया गया है। बिहार, अभी चुनाव हुए थे बिहार में, तब भी चलाया था, अभी राजस्थान के अंदर भी चल रहा है। अब इसका महत्व क्या है, तो मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित हो जाती है। जैसे फर्जी, मृत और स्थानांतरित मतदाता नहीं रहेंगे तो इससे शुद्ध हो जाएगी, प्योर हो जाएगी, एक्यूरेट हो जाएगी मतदाता सूची। चुनावी विश्वसनीयता में वृद्धि हो जाती है, निष्पक्ष चुनाव होंगे, जनता का विश्वास मजबूत होगा। बूथ लेवल जो अफसर होते हैं जिसको हम बीएलओज बोलते हैं, उनकी सक्रिय भूमिका रहेगी। घर घर सत्यापन के अंदर वो लोग जाते हैं और वास्तविक मतदाता डेटा प्राप्त जो है करके लेके आते हैं। नई पात्र जनसंख्या का भी समावेशन इससे किया जा सकता है। आप और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका शायद नाम उसमें ना हो, तो वो भी ऐड हो जाएगा अगर ऐसा प्रोग्राम चल रहा है उससे। 18 वर्ष जिन्होंने अभी अभी कंप्लीट किए हैं, ऐसे नए मतदाता इस बार में जुड़ जाएंगे, ठीक है। डुप्लीकेसी इससे रुकेगी कि भाई एक ही व्यक्ति के कई बार एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज हो जाते हैं, तो वो भी इस प्रोग्राम के थ्रू हट जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व कहीं से भी कम नहीं है। या फिर कोई अगर आपको बोल दे कि यूं ही चलाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, बहुत जरूरी प्रोग्राम है ये, ठीक है। जो चुनाव होते हैं उसके अंदर पारदर्शिता, जवाबदेहिता सब बढ़ाने के लिए मतदाता सूची जो है वो अप टू डेट होनी बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, उस पे आते हैं। देखो इश्यू ये है कि बीएलओज है ना, उनके ऊपर सबसे ज्यादा भार डाल दिया गया है। बीएलओ पहले से ही शिक्षक, पटवारी, सुपरवाइजर इत्यादि होते हैं और अतिरिक्त कार्य से जो है मानवीय त्रुटियां उनकी बढ़ जाती है। इसके अलावा मतलब मेन क्वेश्चन बीएलओ पे नहीं है, मैंने एक दिन डिस्कस भी किया था, उनकी जो हेल्थ कंडीशंस वगैरह है वो भी हैम्पर हो रही है। लोग भी जो है उन जागरूक नहीं है कौन सा कागज देना है क्या नहीं देना, तो इसलिए बीएलओ को बार बार एक एक घर में जाकर चीजें मांगनी पड़ती है। जनता का असहयोग हो रहा है, उदासीनता है, कई लोग दस्तावेज देने से ही मना कर देते हैं। प्रवासी मजदूर, शहरी, स्लम आबादी तक पहुंच नहीं हो पा रही बीएलओज की। टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है, मोबाइल ऐप जो है सर्वर डाउन रहता है, नेटवर्किंग की समस्या है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है बीएलओज का। फिर डिजिटल निरक्षरता जो है, हर कोई डिजिटल लिटरेट भी तो नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। और हम देखते हैं सारे बीएलओ तो नहीं है ना यंग, डिजिटल लिटरेट नहीं होंगे, टेक्नोलॉजिकल सेवी नहीं होंगे कि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे झेलनी पड़ रही है। राजनीतिक दबाव की आशंका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, ठीक है। कुछ नाम अगर हम जोड़ते और तोड़ते हैं तो तुरंत फोन आता है कि नहीं नहीं ये इसका नहीं जोड़ना, इसका नहीं हटाना, इस तरीके से प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिल रही है। फिर टाइम बाउंडेशन, आपको डेडलाइंस दे दी, ठीक है, कि इतने तारीख तक करके लेके आओ, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस हैं, आपको फॉलो करनी होगी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जब हम डेडलाइन फिक्स कर देते हैं और जितना टाइम मिलना चाहिए उससे कम टाइम जब हम देते हैं, तो गुणवत्ता के अंदर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है।
फिर प्रवासी आबादी और शहरीकरण की समस्या, भाई जो माइग्रेट हो चुके हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं लेकिन वो शहरों में पढ़ाई या जॉब के लिए आ चुके हैं, वो क्या करें, उनका कैसे हम डेटा कलेक्ट करें, ये इशू है। फिर सुरक्षा से जुड़े हुए जोखिम है, BLOs के साथ हिंसक घटनाएं, धमकी की समस्या, ये देखने को मिली है। अब हम वे फॉरवर्ड यानी सुझाव देंगे क्या होना चाहिए। देखो, BLO के लिए एक पृथक कैडर या अतिरिक्त प्रोत्साहन यानी एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। जन भागीदारी अभियान चलाया जाना चाहिए, वोटर अवेयरनेस ड्राइव और कैंप के आयोजन कराने चाहिए। इससे क्या होगा, एटलीस्ट लोगों को पता चलेगा कि SIR प्रोग्राम क्या है, इसके अंदर हमसे क्या क्या मांगा जाएगा, हमें पहले से वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, ठीक है, और जो BLOs है उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड सत्यापन मॉडल भी चला सकते हैं, ताकि एटलीस्ट जो ऑनलाइन कर सकते हैं वो अपना सत्यापन घर से बैठे बैठे ऑनलाइन कर दे। प्रवासी मतदाताओं के लिए पोर्टेबल वोटर सिस्टम जो है वो लाया जा सकता है। राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त एकदम अपने को स्वतंत्र मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, और समयबद्ध नहीं। देखो, अपना काम ठीक है, डेडलाइन अच्छी बात है, लेकिन गुणवत्ता आधारित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप इतने दिन में कर लो, ठीक है, 2-4 दिन एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन क्वालिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, वरना फिर फेक डेटा भी मिल सकता है अपने को। ये सारे सुझाव अपने को देने हैं। अब हम कंक्लूड करते हैं कि SIR कार्यक्रम भारतीय लोकतंत्र की चुनावी शुद्धता और पारदर्शिता का सुरक्षा कवच है। यदि इसे संसाधन समृद्ध बना देंगे, तकनीकी रूप से सुदृढ़ बना देंगे और जनता केंद्रित अभियान के तौर पर लागू करेंगे, तो ये वास्तव में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यानी ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हालांकि इसमें प्रॉब्लम्स हैं, उनको डील करके हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये एक निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, एक लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है SIR प्रोग्राम। अब ये अपने 18 वाले टॉपिक है, दोनों टॉपिक है वैसे, इसमें अपने को क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत स्टैटिक पोर्शन है। मैं आपको आइडिया देती हूँ कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले अपने को इंट्रो तैयार करना है, कितने विभाग की कितनी सेवाएं हैं, कितनी तारीख को ये जो एक्ट्स हैं वो आए हैं, ठीक है, जैसे दिनांक, विभाग, सेवाएं कितनी दी जाती हैं, ये सब चीजें, और जो ऑफिसर होता है वहाँ पे वो कौन रहेगा, जैसे वीडियो, पटवारी, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग रहते हैं पब्लिक हियरिंग एक्ट के अंदर, और पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो एक्ट है, ठीक है। ये सारे तो अपने को इंट्रो में लिखनी है चीजें। फिर उसके बाद में अपने को लिखना है कि प्रोसेस क्या है, इसकी प्रणाली क्या है, कैसे जो है आवेदन किया जाता है, कैसे प्रथम अपील की जाती है, कैसे सेकंड अपील की जाएगी। ये आपको एक, चाहो तो आप, जैसे मैंने मॉडल आंसर की में डलवाया भी है, कि आप एक टेबल बना के भी आप लिख सकते हो, इफेक्टिव लगेगा। फिर दंड का क्या प्रावधान है वो अपने को मेंशन करना है। फिर मुआवजा अगर मिलता है तो वो आप मेंशन करो, और सारे आप ट्राई करना है हेडिंग सब हेडिंग डाल के या बुलेट फॉर्म में लिखना, ताकि उन्हें डायरेक्ट सारी चीजें मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप लिख दोगे, फिर उसके बाद में अपने को लिखना है इसका महत्व, दोनों एक्ट की बात कर रही हूँ। फिर अपने को लिखना है इसमें चुनौतियां क्या क्या है। ये शॉर्ट नोट भी रेडी कर लेना, बाकी की में तो है ही इनफ चीजें आपकी, और इन्हें बार बार रटना है। ऑल्टरनेट में बहुत बार पूछा है ये, एक बार एक एक्ट है, एक बार दूसरा है। फिर इसके सुझाव, चुनौतियां हैं तो सुझाव भी तो बताएंगे। सुझाव में तो ऐसे बेसिक सी चीजें हैं कि जितनी अभी हम लिमिटेड ही सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, लिमिटेड विभाग इसके अंदर है, सभी विभागों में सभी सर्विस के अंदर इन दोनों को अप्लाई किया जाना चाहिए, इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो प्रथम अपीलीय अधिकारी है, द्वितीय अपीलीय अधिकारी है, वो समान विभाग के नहीं होने चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं, आपके सबके नोट्स में है, मैंने की में भी डलवाई है, ये चीजें आपको इसके अंदर मेंशन करनी है। तो इस तरीके से आपके ये दोनों रेडी हो जाएंगे। अब अपना एक बचा है पूरा, मतलब ऐसे 2 डे के अंदर डिवाइड किया हुआ है, कल अपने जो है सारे वो कंप्लीट कर देंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको। आपको क्या करना है, आपको 10 नंबर के तो लगभग आपके सबके रेडी हो चुके हैं। अब हम 2 नंबर और 5 नंबर के लिए अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट की एक बुकलेट इन्होंने निकाली हुई है,
मैं उनको बोल दूंगी कि वो आपको जो ऑनलाइन है उनको ऑनलाइन एक्सेस दे दें, और जो ऑफलाइन है उनको बुकलेट्स जो है फिजिकल मोड के अंदर दे दें, उसको आप पढ़ना अच्छे से। हम तो यही चाह रहे हैं संडे को पेपर हो जाए, ठीक है। आप लोग अगर चाहते हो कि नहीं 1-2 दिन का टाइम चाहिए, तो संडे मंडे ट्यूसडे से 1-2 दिन का गैप ले लेना, और फिर मैं आपका टेस्ट मतलब करवा देंगे आपका। ओके। एक सब्जेक्ट पूरा होने वाला है अपना, कल हो जाएगा ये कंप्लीट। फिर उसके बाद में अगर हमने तो यही सोचा है ज्योग्राफी स्टार्ट करने का, इंडियन ज्योग्राफी। आप लोग चाहते हो मेजोरिटी के अंदर की कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट होना चाहिए, तो वो भी मुझे इन्फॉर्म कर देना आप लोग, ठीक है। तो आज का हो गया अपना टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।